जो हेनरी का नियम था, इस नियम में P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स गैस लिखा आपने, ठीक है ना। और इसमें ध्यान रखना, एक्स का मतलब क्या होता है यहाँ पर, यदि हम एक्स देखेंगे तो मोल अंश होता है। और मोल अंश यदि किसी गैस का निकालेंगे तो गैस के लिए मोल अंश क्या होता है, विलेय के मोलों की संख्या। यदि हम मोल अंश निकालते हैं तो विलेय के मोलों की संख्या है ना। यहाँ पर क्या लेंगे इसको, इसके किसके बराबर होगा, विलेय के मोल, और बटे में क्या आएगा, बिलियन के मोल। बिलियन में दो चीजें मिली होती हैं, बिलियन के मोल है ना, वैसे लिख रहा हूँ बिलियन के मोल। अब देखो विलेय के मोल और बिलियन के मोल। विलेय के मोल तो सिंपल, हम इसको चलो मान लीजिए एन से दिखाते हैं, स्मॉल एन से। वैसे मोल बराबर क्या होता है, मोल, मोल बराबर बताओ, मोल को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, माना मोल हमें निकालना हो तो क्या क्या करते हैं, हमने पढ़ा है, बहुत अच्छी तरह पढ़ा हुआ है, इसमें न्यूमेरिकल भी किया। मोल बराबर बताओ। विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय विलेय का अणुभार। बिल्कुल सही कहा, ठीक है ना। द्रव्यमान या भार कह सकते हैं ना, ग्राम में भार बटे अणुभार, ठीक है ना। तो द्रव्यमान को भी हम कह सकते हैं बटे द्रव्यमान बटे, हमारे पास क्या आएगा, अणुभार होगा। तो ये मूल हुआ, सिंपल याद रखने के लिए कि जो विलेय होगा उसका द्रव्यमान बटे अणुभार है ना, द्रव्यमान बटे अणुभार। द्रव्यमान को हम क्या कहते हैं बेटा, ग्राम में मात्रा है ना, और बटे अणुभार हो जाएगा। यहाँ पर हम ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। इसको हम ऐसे भी देखें तो यहाँ पर क्या हुआ, विलेय की मोल को यदि हम स्मॉल एन दिखाए हैं तो यहाँ पर क्या होगा, विलियन क्या होगा, स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। ये फॉर्मूला हो सकता है, एक्स इज इक्वल, है ना। यहाँ पर हमें मोलों की संख्या ये भी पता होनी चाहिए, ठीक है ना। इस प्रकार से आगे बढ़ सकते हैं। चलो अब देखो हेनरी के नियम की सीमाएं, इसकी लिमिटेशन है, ये किस सीमा तक काम करेगा, हमने ये देखना है। तो पहला नियम क्या बेटा, हेनरी के नियम की जो सीमाएं हैं, ये क्या होगा, यह ध्यान रखना कि जो हेनरी की नियम की जो सीमाएं हैं, हेनरी की नियम की जो सीमाएं हैं वो क्या क्या है। तो हेनरी के नियम की सीमा, पहली सीमा ये है कि ये केवल आदर्श गैसों के लिए ही मान्य होता है। किसके लिए होता है बेटे, जो हेनरी का नियम है वो केवल आदर्श गैस के लिए मान्य है, ठीक है ना, आदर्श गैसों के लिए। जो आइडियल गैसेज होंगी उनके लिए ही मान्य है। कौन सा, हेनरी का नियम, याद रखना। हेनरी का नियम किसके लिए मान्य है, केवल आदर्श गैसों के लिए, ठीक है। किसके लिए मान्य है बेटा, ये ध्यान रखना, जो हेनरी का नियम है वो केवल मान्य है आदर्श गैसों के लिए, ठीक है ना। लेकिन इसका उपयोग क्या किया जाता है, कम दाब पर भी वास्तविक गैसों के लिए किया जा सकता है। यहाँ पर एक लाइन और है, वैसे तो ये आदर्श गैस के लिए, लेकिन क्या होता है यदि दाब कम हुआ, माना क्या हुआ, कम दाब हुआ, तो ये क्या क्या होता है, वास्तविक गैसों के लिए भी मान्य किया जा सकता है ना। वास्तविक गैसों के लिए भी ये क्या होता है, किया जा सकता है इसका उपयोग। वैसे तो किसके लिए होता है, आदर्श गैस के लिए, लेकिन यदि दाब कम है तो क्या हो जाएगा, वास्तविक गैसों के लिए भी ये इसका प्रयोग किया जा सकता है, इसका उपयोग किया जा सकता है। कौन सी गैसों के लिए, वास्तविक। अब ऐसा क्यों हुआ, कम दाब हुआ और हमने कहा ये वास्तविक गैसों के लिए प्रयोग हो रहा है, क्योंकि ये ध्यान रखना है कि जो वास्तविक गैसें कम दाब पर क्या होगा, जो वास्तविक गैसें हैं कम दाब पर, जो ये वास्तविक गैसें हैं, ये यदि कम दाब होगा तो ये किसकी भांति व्यवहार करती हैं, आदर्श गैसों की भांति व्यवहार करती हैं। किसकी भांति व्यवहार करती हैं, आदर्श गैसों की भांति व्यवहार करती हैं। जब दाब कम होगा ना वास्तविक गैसों का, तो हम कहेंगे ये क्या होगा, आदर्श गैस की भांति व्यवहार करती है। क्लियर हुआ। हेनरी का नियम की पहली सीमा ये है, केवल ये आदर्श गैसों के लिए प्रयोग होता है। इसका उपयोग कहाँ होता है, आदर्श गैसों के लिए होता है। लेकिन यदि दाब कम है तो ये वास्तविक गैसों के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। और उसका कारण क्या है, क्योंकि वास्तविक गैसें क्या होती है, कम दाब पर आदर्श गैसों की भांति व्यवहार करती है। ठीक, क्लियर हो गया बेटा। तो इस प्रकार से हमारे पास पहला जो इसकी लिमिटेशन है ये है, आती है, हेनरी की नियम की सीमाएं लिखिए। तो आपको लिखना है यह केवल आदर्श गैसों के लिए ही मान्य है, लेकिन कम दाब पर
कम दाब पर ये वास्तविक गैसों के लिए भी इसका उपयोग किया जा सकता है। क्योंकि उसका कारण देना पड़ेगा, क्योंकि कम दाब पर वास्तविक गैसें आदर्श गैसों की भांति व्यवहार करती है। तो पहला तो हो गया बेटा, किसके लिए मान्य है? आदर्श गैस के लिए। पहली चीज आपको ये ध्यान रखना, आदर्श गैसों के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है ना? आदर्श गैसों के लिए हम क्या करते हैं? हेनरी के नियम की लिमिटेशन है। ठीक है। दूसरा क्या कहता है? यह केवल उन गैसों पर लागू होता है जो विलायक से रासायनिक अभिक्रिया नहीं करती हैं। उन गैसों पे लागू होगा, किस पे? जो विलायक से अभिक्रिया। मान लीजिए सपोज हमने कहा NH3 है। NH3 क्या H2O से क्रिया करती है, क्या इसके लिए लागू होगा बेटा? इसके लिए लागू होगा हेनरी का नियम? होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बताओ जल्दी से। बताओ, ये तो सिंपल चीज है। विलायक से रासायनिक क्रिया अभिक्रिया नहीं करती है, उनके लिए लागू होना है। तो अमोनिया के लिए होगा लागू या नहीं होगा? अमोनिया पानी से क्रिया करता है या नहीं करता, पहले बताओ। ये तो अभी पढ़ा था हमने थोड़ी देर में। देखो बेटा, अमोनिया पानी से क्रिया करता है, और ये क्रिया करके क्या बनाता है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, NH4 OH। ये क्रिया करता है बेटा। तो इसके लिए हेनरी का नियम नहीं लगेगा, क्योंकि ये क्या कह रहा है? यह नियम केवल उन गैसों पर लागू होता है जो क्या करेंगे? विलायक से रासायनिक अभिक्रिया नहीं करती है। जो रासायनिक अभिक्रिया उन पे लागू होगा जो रासायनिक अभिक्रिया नहीं करती है, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया कर रहा है, तो इसलिए हेनरी का नियम यहाँ लागू नहीं होगा, है ना? जो गैसें विलयन में रासायनिक परिवर्तन प्रदर्शित करती हैं, उन गैसों पर यह नियम लागू नहीं किया जा सकता है ना? तो इसने रासायनिक अभिक्रिया के लिए, इसलिए इसमें नहीं होगा। लेकिन ऑक्सीजन ऑक्सीजन जो होता है, देखो जैसे जल अमोनिया से क्रिया करके ये बना देता है, तो इस पे लागू नहीं होगा। लेकिन ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जल से क्रिया नहीं करता है, तो यहाँ पर क्या होगा? लागू हो जाएगा, है ना? यहाँ पर क्या हो सकता है? क्योंकि ऑक्सीजन जल से अभिक्रिया नहीं करता है, तो इसलिए इसमें हेनरी का नियम लगेगा। तो यहाँ पूछा जाएगा बेटा आप लोगों से, है ना? कौन से? अब थोड़ा चेंजेस हैं, धीरे धीरे लॉजिकल जो क्वेश्चन बनते हैं वो इसी पर बेस्ड बनते हैं। ठीक है। तीसरा, यदि हम नियम देखें इसका, लिमिटेशन देखें इसका, तो क्या लिमिटेशन है? तीसरी लिमिटेशन, एक तो उससे नहीं करिएगा। तीसरा देखो, यह नियम केवल उन गैसों पर लागू होता है जो जल या किसी अन्य द्रव में घुल करके आयनों में विघटित नहीं होते हैं। जो विघटित नहीं होगा, है ना? जैसे मान लीजिए आयनों के रूप में विघटित होता है, HCl है। HCl क्या होता है? यदि हम HCl गैस को देखेंगे तो ये H+ और Cl- के रूप में टूट जाता है। H+ और Cl- के रूप में टूट जाता है। तो ये देखो, आयनों में क्या होगा? विघटित होगा, उन पर भी लागू नहीं होता। यदि इन्होंने आयन बना दिया तो लागू नहीं, तब हेनरी का नियम लागू नहीं होता, है ना? यह नियम केवल उन गैसों पर लागू होता है जो जल या किसी अन्य घुल करके विघटित नहीं होते हैं, विघटित नहीं होना चाहिए उनको, तब लागू होगा। ये लेकिन ये आयनों के रूप में विघटित हो रहा है ना? HCl देखो, HCl पर लागू नहीं होता है, क्योंकि यह जल में H+ आयन और Cl- आयन में विघटित हो जाता है, तो इन पे भी लागू नहीं होगा। जो रासायनिक अभिक्रिया करेंगे उन पर लागू नहीं होगा, जो आयनों में विघटित होंगे उन पर लागू नहीं होगा, केवल आदर्श गैसों के लिए लागू होता है। ये लिमिटेशन है, उसकी सीमाएं हैं हेनरी के नियम की, है ना? अब ये तो थी बेटा तीन सीमाएं हैं। बहुत सिंपल है। ये आदर्श गैस के लिए लागू होता है, आदर्श गैसों के लिए उपयोग होता है। जो रासायनिक अभिक्रिया, जो यौगिक क्या होंगे, रासायनिक अभिक्रिया करते हों, उन पर लागू नहीं होता है। जो आयनों में विघटित हो जाते हैं उन पर लागू नहीं होता है ना? तो ये तीन क्या है, इसकी लिमिटेशन है। ठीक है ना? इनकी लिमिट है, इस लिमिट में रहेगा। ठीक है ना? ये है हेनरी का नियम की सीमाएं है। दूसरा बेटा, हेनरी के नियम का अनुप्रयोग। इसका अनुप्रयोग कहाँ पर होता है? इसका एप्लीकेशन क्या है?
इसका उपयोग हम कहाँ कर पाएंगे, है ना? तो देखो बेटा, एक तो जो हमारे पास कोल्ड ड्रिंक होती है ना, इसका उपयोग हम अपने जीवन में कहाँ देखते हैं? तो जो शीतल पेय है, कोल्ड ड्रिंक बोलते हैं बेटा उसको, है ना? शीतल पेय, है ना? शीतल पेय या सोडा वाटर जिसको हम कहते हैं, में कार्बन डाइऑक्साइड की विलेयता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। हमने क्या किया? कोल्ड ड्रिंक की बोतल ली, और कोल्ड ड्रिंक की बोतलों में क्या करना है? हमने कार्बन डाइऑक्साइड डालना है। क्या बोलना है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो पहला काम इसका हेनरी का नियम का ये है, ये क्या क्या अनुप्रयोग है इसका, कि जो शीतल कोल्ड ड्रिंक की बोतल है, इसको इतना याद रखें, कोल्ड ड्रिंक की बोतल या सोडा वाटर की वो जो बोतलें होती हैं उनमें कार्बन डाइऑक्साइड को खोलने, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की विलेयता बढ़ाने के लिए किया जाता है इसका, है ना? और बोतल को उच्च दाब पर बंद कर दिया जाता है। यहाँ पर दाब दे करके उनको, क्योंकि जितना दाब देंगे उतने से कार्बन डाइऑक्साइड इसमें घुलेगा। ये हेनरी का नियम कहता है। ये हेनरी के नियम ने कहा कि भाई जितना ताप बढ़ाओगे उतना क्या होगा, उसमें गैस घुलेगी, है ना? तो कार्बन डाइऑक्साइड को हम जितना घोलना चाहें उतना दाब बढ़ा देंगे। दूसरा क्या होता है बेटा, देखो, ये बहुत अच्छी कहानी है एक प्रकार की, है ना? कि समुद्र में आप लोगों ने देखा होगा कि गोताखोर होते हैं जो समुद्र, क्योंकि समुद्र बहुत गहरा होता है ना? तो समुद्र में क्या होता है, गोताखोर जाते हैं, गोताखोर मैंने जो समुद्र में तैरते हैं, और वो क्या करते हैं, अपने साथ सिलेंडर ले जाते हैं, ठीक है ना, जिसमें ऑक्सीजन होती है, तो उस ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर के वो क्या करते हैं, मतलब तैरते हैं। अब एक चीज देखो, समुद्र है बहुत गहरा, ठीक है ना? इस समुद्र में एक व्यक्ति, मान लीजिए समुद्र हमारे पास है ना, एक व्यक्ति यहां पर गया, यहां पर समुद्र की गहराई तलहटी में पहुंच गया, इसने अपने सिलेंडर ले जा रखा, क्या ले जा रखा, सिलेंडर। लेकिन देखोगे इतना पानी इसके ऊपर है, तो पानी का क्या होगा, जब पानी रहेगा किसी के ऊपर तो उसका दबाव रहेगा कि नहीं रहेगा, उसका दाब पड़ेगा। तो इस दाब के कारण क्या होता है, देखो, ये कह रहे हैं कि गहरे समुद्र में गोताखोरों को उच्च दाब की वायु से श्वास लेना पड़ता है, जिसमें उच्च दाब होगा उससे श्वास लेना पड़ता है। उच्च दाब का मतलब, जब ये यहाँ जाएगा तो उस सिलेंडर में क्या होगा, जो इस दाब क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, सिलेंडर के अंदर क्या होगा, दबाव बढ़ेगा, और उस दबाव बढ़ने से क्या होगा, उसे सांस लेना पड़ेगा, है ना? ये देखो, सांस लेना पड़ता है। अतः क्या कह रहा है, देखो, अतः उच्च दाब पर वायु में उपस्थित नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की ब्लड में क्या हो जाती है, विलेयता अधिक हो जाती है। जैसे दाब अधिक होगा बेटा, तो हमने हेनरी का नियम पढ़ा अभी तक, हमने कहा दबाव ज्यादा होगा तो ज्यादा गैसें खुलेंगी। उसमें क्या हुआ कि जो वायु होती है, वायु आप लोगों ने जानते हैं, वायु क्या किस चीजों का मिश्रण होता है, किन की क्या क्या चीजें मिली होती है बेटा इसमें? वायु में क्या क्या चीजें होती हैं? सबसे ज्यादा क्या होता है, नाइट्रोजन। कितना परसेंट होता है नाइट्रोजन? और ऑक्सीजन कितना परसेंट होता है, थोड़ा बताएंगे? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को, पहले ये बताओ। आवाज आ रही है, पहले पहले ये बताओ, आवाज आ रही है? यस सर। चलो ठीक, मैंने सोचा आवाज ही नहीं आ रही, वो मैं बोलता चले जा रहा हूँ, है ना? यहाँ पर देखो बेटा, नाइट्रोजन होता है 78%। कितना होता है? 78%, 78%। और जो ऑक्सीजन होता है वो 21% होता है। जब हम कहाँ है, सतह पर है अभी, है ना? कहाँ है, सतह पर है। तो इस दशा में देखोगे, जब हम सतह पर हैं तो क्या होता है, हम सांस लेते हैं, तो जो सांस में जो हम वायु लिया, उस वायु में 78% नाइट्रोजन जा रहा है, और 21% क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जा रहा है। तो हमारे जो फेफड़े होते हैं केवल ऑक्सीजन को लेते हैं और नाइट्रोजन को नहीं लेते, नाइट्रोजन बाहर आ जाता है, ठीक है? नाइट्रोजन क्या होता है, सीधे बाहर आ जाता है, वैसे ही, मतलब एब्जॉर्ब नहीं होता शरीर में। लेकिन जब दबाव अधिक होगा, जब शरीर पर क्या होगा, तो इसका प्रेशर ज्यादा होगा। अभी नॉर्मली यहाँ प्रेशर क्या है, 1 atm है ना, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना? तो जब हम समुद्र की गहराई में जाएंगे यहाँ, उस समय क्या होगा, हमने सिलेंडर में तो वायु ले जा रखी है, और वायु में नाइट्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। तो ये क्या कह रहा है
कि जब उच्च दाब होता है, वायु में जो उपस्थित नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, ये क्या होगा, ब्लड में इनकी विलेयता अधिक हो जाती है। जैसे दाब ज्यादा होगा तो ये ब्लड में चले जाते हैं, ये नाइट्रोजन भी चला जाता है। और जब ये दोनों चीजें हमारे शरीर में ज्यादा चले जाएंगे तो ठीक तो है, वायु मिल गई, हवा मिल गई तो हमारे शरीर तो और अच्छा होना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि जब उनके शरीर में क्या हो गया, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में चलेगी, लेकिन जब गोताखोर क्या होते हैं फिर वापस सतह पर आते हैं। क्या होते हैं, सतह पर आते हैं, मानो वापस आ गए, गोताखोर यहाँ से वापस आ गए यहाँ। अब क्या हुआ, तो जो घुली हुई गैसें हैं बेटा, जो क्या है, घुली हुई गैसें हैं, वो बुलबुले के रूप में ब्लड से निकलती हैं, क्योंकि अब दाब कम हो गया तो गैसें बाहर निकलेंगी। हाथ गए तो क्या हुआ, उनकी विलेयता ज्यादा हो गई, उनके शरीर में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ज्यादा चली गई। लेकिन जैसे ही वो वापस आए यहाँ, ठीक है ना, तो वो जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन घुली हुई थी, वो फिर क्या हो गई, बुलबुलों के रूप में बाहर निकलने लगेगी। कैसे निकलेंगे, बुलबुलों के रूप में, है ना। तो घुली हुई जो गैसें हैं, बुलबुलों के रूप में ब्लड से निकलती हैं। और जो ये बुलबुले होते हैं, ये कोशिकाओं को अवरोध उत्पन्न करते हैं। यहाँ पर ध्यान रखें, जो कोशिकाएं होंगी उनमें अवरोध, अवरोध का मतलब बाधा उत्पन्न कर देंगे, है ना। और ब्लड का प्रवाह प्रभावित होता है, ब्लड रुक भी सकता है इसे, और ब्लड रुकेगा तो आदमी की मौत भी हो सकती है ना। और जब ये ब्लड रुकेगा थोड़ी बहुत, तो यह कहता है, यह क्या करता है, नाड़ी तंत्र में क्या करता है, जो नाड़ी तंत्र के संकेतों को का जो प्रभाव है उनको रोकता है। जो नाड़ी तंत्र हमारा होता है, जिससे सूचनाएं मिलती है हमें, है ना, उनके प्रभाव को रोकता है। और ये बुलबुले क्या करते हैं, कोशिकाओं को नष्ट कर देते हैं। जैसे कोशिकाओं को नष्ट करेंगे, अथवा उन्हें बंद भी कर सकते हैं, बंद करेंगे तो मौत हो जाएगी, है ना। ये बहुत सारी कहानियां हो रही हैं कि आप बुलबुले उत्पन्न हो रहे हैं, इससे नाड़ी तंत्र से प्रभावित हो रहा है ना, कोशिकाएं नष्ट हो रही हैं, है ना, और कहीं कहीं पे बंद भी हो सकता है। और ये जो घटनाएं हो रही है बेटा, बुलबुले बनना, ठीक है ना, नाड़ी तंत्र के संकेतों को प्रभाव रुकना, कोशिकाएं नष्ट होना, इनसे शरीर में क्या होने लग जाता है, पेन होता है, बहुत दर्द होता है ना। जिसके परिणाम क्या होता है, गोताखोर को अत्यधिक पीड़ा होती है, इसको दर्द होने लग जाता है पूरी बॉडी में जब वो बाहर निकलेगा, है ना। जो कभी कभी क्या हो सकता है, घातक सिद्ध हो सकता है। घातक का मतलब उनको कहने का मतलब उसकी डेथ भी हो सकती है। जैसे वो बाहर आए और गोताखोर नीचे से बाहर आए, उस समय ज्यादा थी, अब कम मात्रा में खुलेंगे से या बाहर निकलेंगे, उस समय उसकी मौत भी हो सकती है। तो जो ये दर्द वाली स्थिति है मेरा, पीड़ा वाली स्थिति है ना, वो उसको बोलते हैं बैंड। वो कौन सी अवस्था है, बैंड। बहुत बार पूछा गया बैंड किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो जब क्या होगा, इस बैंड को समझाने के लिए हमें इतना लिखना पड़ेगा कि गोताखोर कहाँ जाता है, नीचे सतह पर जाता है, जिसके कारण उसके शरीर में क्या होगा, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ज्यादा घुल जाती है। लेकिन जब वो वापस कहाँ आता है, सतह पर आता है, तो वायु दाब कम हो जाता है ना। जिसको क्या होता है, जिसको प्रेशर कम हो जाता है, प्रेशर कम होने से वो क्या होगा, शरीर से बाहर निकलने लग जाती है। क्या निकलती हैं, वो वायु बाहर निकलती हैं, बुलबुले के रूप में हो सकती हैं। इससे नाड़ी संकेत हमारा प्रभावित हो जाता है, कोशिकाएं नष्ट हो सकती हैं, है ना, उन्हें बंद भी कर सकता है ना। और इससे क्या होगा, गोताखोर को बहुत पीड़ा का सामना करना पड़ता है। और उस अवस्था को क्या कहा जाता है, बैंड कहा जाता है, जब वो पीड़ा में होगा, दर्द में होगा। ये है बेटा बैंड, ठीक है ना। बहुत बार पूछा गया बैंड्स किसे कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर समझ में आ गया बैंड्स क्या हुआ। लेकिन इसके बाद एक कहानी और शुरू होती है ना। इस बैंड की कंडीशन ना आए, बैंड्स वाली स्थिति ना आए, तो बैंड से बचाव के लिए क्या किया जाता है, बैंड से बचाने के लिए जो गोताखोर होते हैं, उनके गैस सिलेंडरों में वायु के साथ क्या मिलाया जाता है, हीलियम मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है, हीलियम। अब क्या किया, पहले सिंपल गैस ले गई, है ना, जिसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होता है, वो सांस लेने में काम आएगा उसका। लेकिन बाद में क्या किया गया, उस सिलेंडर में हीलियम को मिलाया गया। अब मिलाया जाता है क्यों, इस बैंड की स्थिति को से बचने के लिए। तो आपसे क्वेश्चन दूसरा पूछा जा सकता है कि बैंड की स्थिति को बचने के लिए कौन सी गैस मिलाई जाती है, तो हीलियम गैस मिलाई जाती है ना। और जिसकी क्या होती है बेटा, जिसकी विलेयता अत्यधिक कम होती है, इसका विलेयता हमारे शरीर में कम होगी।
विलेयता कम होगी तो हमारे शरीर में कम गैसें घुलेंगी, है ना। तो सामान्यतः जो गैस सिलेंडर होता है उसमें क्या होता है, 11.7% क्या होता है, हीलियम होता है। नाइट्रोजन 56.2% होता है। और ऑक्सीजन 32% के लगभग होता है। जो गैस सिलेंडर जाता है उसकी बात हो रही है, वायुमंडल में नहीं है। वायुमंडल में तो क्या होता है, 78% नाइट्रोजन होता है और 21% ऑक्सीजन होता है। लेकिन जो सिलेंडर होता है गैस का, उसमें 21%, 32% क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। 56% क्या होगा, नाइट्रोजन। और 11.7% क्या मिलाया जाता है, हीलियम। क्योंकि इसकी विलेयता कम होती है, इसलिए मिलाया जाता है। इसकी विलेयता कम होगी तो शरीर में क्या होगा, कम गैस जा पाएगी। तो ये दो उपयोग थे इसके, हेनरी के नियम के दो उपयोग। ठीक है ना। अब ये इस प्रकार से क्वेश्चन है बेटा इसमें, हेनरी के नियम पर है ये क्वेश्चन। ठीक है ना। एक वायुमंडल ताप पर 900 मिलीलीटर जल में जल में 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर इतना ग्राम नाइट्रोजन घुली है। हेनरी के स्थिरांक की गणना कीजिए। कर सकते हैं आप लोग हेनरी के स्थिरांक की गणना। हेनरी का नियम क्या था, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या था बेटा, M था। X. हाँ, M भी था और X भी था, है ना। P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X भी कर सकते हैं, X गैस। ये दोनों है, इन दोनों फॉर्मूलों में से लगना है। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इन दोनों में कौन सा लगेगा, के एच इंटू एम, एम है ना। और यहाँ पर क्या होगा, P इज इक्वल टू के एच, यहाँ पर हेनरी कांस्टेंट और एक्स गैस। ठीक है ना, ये दोनों को। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, देखो यहाँ पर यदि देखोगे, एक वायुमंडल दाब पर 900 मिलीलीटर जल, है ना, 20 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 0.014 ग्राम नाइट्रोजन गैस की है, हेनरी कांस्टेंट की गणना की। तो करो तो बेटा, किससे लगाओगे आप लोग, दोनों फॉर्मूले से हो सकता है या नहीं हो सकता। यहाँ पर एम क्या है, ये आप हेनरी में देखेंगे, यहाँ पर एम क्या है, स्मॉल एम। देखो हमने हेनरी का नियम पढ़ा था, देखो ये पी, इसको ऐसे एम इज इक्वल टू, ऐसे था, एम इज इक्वल टू के और पी। ठीक है ना, ये तो था। और एक एक्स वाला, इन दोनों फॉर्मूला में से किस में इससे ही हो जाएगा सर, बताओ तो कैसे कैसे निकलेंगे। हेनरी कांस्टेंट निकालना में, क्योंकि यहाँ एक वायुमंडलीय दाब दे रखा है ना, दाब भी दे रखा है इसने, एक वायुमंडलीय, निकाल सकते हैं, निकाला जा सकता है बेटा। के एच इज इक्वल टू क्या आएगा, पी अपॉन एक्स गैस हो जाएगा। एक्स गैस के रूप में यहाँ विलेय और विलायक दोनों मालूम है ना, इनकी मात्रा कम होती है। यहाँ पर ये ध्यान रखना, जो हमने अभी पढ़ा था, एन एक्स इज इक्वल टू क्या पढ़ा था, एन और एन प्लस कैपिटल एन। यहाँ पर देखोगे तो तनु विलयन माना जाता है, क्योंकि देखो 0.04 जो है बहुत कम मात्रा है 900 ml की तुलना में। तो जब ऐसी कंडीशन होगी, तो ऐसी दशा में जो स्मॉल एन है वो नगण्य होता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, एन अपॉन कैपिटल एन हो जाता है तनु विलयन के लिए, है ना। एन मोल अंश ऐसे निकाला जा सकता है। ठीक है, तो केवल हम विलायक को देखेंगे, तो यहाँ पर इस टाइप से भी लिख सकते हैं इसको। तो हेनरी कांस्टेंट इज इक्वल टू क्या होगा, प्रेशर कितना है, ए, है ना। यहाँ पर एन, यहाँ पर आएगा एन अपॉन कैपिटल एन। एन क्या है, विलेय के मोलों की संख्या, और एन क्या है, विलायक के मोलों की संख्या, है ना। इसको हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन भी कर सकते हैं। तो विलेय के मोलों की संख्या कितनी है बेटा, विलेय के मोल कैसे निकालेंगे, विलेय की मोल की संख्या कैसे निकालेंगे, विलेय की ग्राम में मात्रा बटे अनुपात। विलेय क्या है इसमें, बताओ विलेय किसे कौन सा होगा इसमें, जो क्या होता है, नाइट्रोजन। बिल्कुल, जो जो कम मात्रा में होगा वो होगा विलेय। तो कम मात्रा में ये नाइट्रोजन, है ना, ये विलेय है हमारे पास। और विलायक क्या होगा,
जो अधिक मात्रा में, अधिक मात्रा में जल। तो सिंपल हमारे पास देखो बेटा, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, विलायकी मोल। विलायकी मोल क्या है, विलायकी ग्राम में मात्रा बटे अणुभार। तो ये इसको 900 और बटे में 18, है ना। 18 तो होता है अणुभार, किसका, जल का अणुभार H2 होता है, ये दो ये हो गया और 16 इस ऑक्सीजन का हो गया, टोटल मिलाया 18 हो गया। 900 बटे 18 हो गया, है ना। 18 पंच 90, ये लगभग कितना हो गया, 50 हो रहा है ना। और यहाँ विलेय में देखो, विलेय का कितना है, ग्राम में मात्रा बटे अणुभार। ग्राम में मात्रा कितनी है, 14 है। और इसका इसका अणुभार कितना होता है देखो बेटा, यहाँ पर नाइट्रोजन का अणुभार कितना होता है, एक का 14 हुआ तो दो नाइट्रोजन N2 है, 14 दूनी 28 हो जाएगा। ठीक है ना, अणु का भार देखना हमने, ठीक है ना, तो 28, यानी कि यहाँ पर आएगा 50 बटे 1, और इसमें क्या आएगा 0.14 बाई 28, है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के लिए क्या बताया था आपको, 50 बटे 1, है ना, और गुणा क्या कर देंगे 28 बटे कितना होगा 0.14, है ना। यहाँ पर देखो दो दशमलव हटाएंगे तो दो जीरो और हटा देंगे, और 14 दूनी 28, कितना हो रहा है, तो बहुत ज्यादा हो रहा है, 10,000 मिली ml, है ना। ये हेनरी कांस्टेंट के लिए, कांस्टेंट की कोई वैल्यू नहीं होती बेटा, है ना, ये इतना आएगा, तो ऐसे करके हम कर सकते हैं। ठीक है, तो हेनरी कांस्टेंट आ जाएगा, ये कहीं गड़बड़ी हुई हो तो उसको ठीक कर देना। ठीक है, ये बेटा ये अलग अलग उसके लिए अलग अलग क्वेश्चन दे रहे हैं, इनको हम बाद में करेंगे। ये था हमारे पास हेनरी का नियम और विलीयता। न्यूमेरिकल पे हम एक साथ आएंगे सारे, है ना। ठीक हो गया, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है इसका, दो प्रकार के टॉपिक तो हमने पढ़ लिए, कौन कौन से पढ़े, विलीयता को हमने किस में देखा, विलीयता को हमने ठोसों की द्रवों में विलीयता और गैसों की द्रवों में विलीयता, ये हेनरी का नियम भी हमने देख लिया। इसके बाद नेक्स्ट है बेटा इसमें, अच्छा अलग अलग करके, चलो ठीक है, ये अलग अलग कर, नेक्स्ट है, अब है अगला टॉपिक, वो है द्रवीय विलयन। द्रवीय विलयन क्या होता है, अब मालूम है इस पार्ट के हम कहाँ पर पहुंचे हैं, द्रव्य विलयन क्या होता है बेटा, देखो अब हम यहाँ पर पहुंच गए, द्रव्य विलयनों को वाष्प दाब तक बाद में निकालेंगे, पहले हम द्रव्य विलयन देखो, इस वाले पार्ट को यदि हम देखेंगे तो अब हम इधर के लगभग है ना, द्रव्य विलयनों को, विलीयता हमने पढ़ लिया, चौथा पोर्शन इसका है, तो हम चौथे पोर्शन द्रव्य विलयन क्या है बेटा, द्रव्य विलयन किसे कहते हैं, ठीक है ना। इसमें देख लीजिए, वह विलयन जिसमें क्या होगा, विलायक द्रव द्रव हो, है ना, जो विलायक द्रव होगा तो उसको कहते हैं द्रव्य विलयन, ठीक है ना, जिसमें क्या होगा, द्रव विलायक हो, है ना। इस विलयन में क्या होगा, विलय ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है, ठीक है ना। यहाँ पर द्रव्य विलयन क्या हुआ, अभी तक तो हमने कहा, इसमें ये ध्यान रखना कि जो जहां पर द्रव क्या होगा, लिक्विड होगा, है ना, यानी कि विलायक के रूप में होगा, उसको हम द्रव्य विलयन बोलेंगे, जिसमें द्रव क्या होगा, विलायक के रूप में होगा, ज्यादा मात्रा में होगा। और ठोस क्या होंगे, विलेय हो सकता, ठोस हो सकता है, द्रव भी हो सकता है, और गैस भी हो सकता है, ये क्या हो सकता है, विलेय हो सकते हैं, यानी कि कम मात्रा में ये तीनों हो सकते हैं, कम कम मात्रा में, है ना। लेकिन मेन क्या होगा, जो जिसमें क्या होगा, विलायक द्रव के रूप में होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, द्रव्य विलयन, ठीक हो बेटा। अब द्रव्य विलयन देखो, यहाँ पर हमारे पास पहला ऑप्शन आता है कि एक तो है द्रव द्रव विलयनों का वाष्प दाब। तो पहले हम वाष्प दाब पर बात कर लेते हैं, वाष्प दाब क्या होता है बेटा, ये पहले ही बता चुका हूँ शायद मैं, याद है। यहाँ पर क्या होगा कि मान लीजिए कोई हम द्रव लेते हैं, तो द्रव हमेशा किस रूप में आता है, फिर उसके बाद वाष्प में आता है, किस में आता है, वाष्प, है ना। वाष्प में कब आता है, जब उसको हम गर्म करते हैं, कोई विलयन है ना, तो इसको
माना यहाँ पर कोई द्रव है और इस द्रव को हमने क्या किया, गर्म किया। तो गर्म करने से यहाँ वाष्प बनते हैं और उस वाष्प के कारण एक दबाव उत्पन्न होता है जिसको क्या बोलते हैं, वाष्प दाब। उस वाष्प के कारण एक दबाव उत्पन्न होता है जिसको हम बोलते हैं वाष्प दाब। क्या कहते हैं उसको, वाष्प दाब। तो यहाँ पर जो वाष्प के कारण एक दबाव उत्पन्न होगा वो वाष्प दाब कहलाएगा। ठीक है। तो ये कहता है कि जो द्रव द्रव विलयन है, दोनों द्रव द्रव विलयन का मतलब हो गया विलायक भी क्या है, विलायक भी द्रव है और विलेय भी क्या है, ये भी द्रव है। दोनों द्रव है, दोनों द्रव अवस्था में विलायक भी द्रव है और विलेय भी द्रव, दोनों द्रव अवस्था में। तो उस स्थिति में हमें वाष्प दाब चेक करना है। अभी वाष्प दाब में क्या होगा, यहाँ पर मजेदार बात ये होती है कि जब विलेय भी द्रव है और विलायक भी द्रव है, दोनों वाष्पित होंगे, दोनों क्या होंगे, वाष्प बनाएंगे और ये दोनों मिलाकर के एक प्रेशर उत्पन्न करेंगे, दबाव उत्पन्न करेंगे। तो ये द्रव द्रव विलयन का वाष्प दाब कहलाएगा। तो देखो इसमें पढ़ लेते हैं बेटा, इसमें कि जब किसी द्रव यानी कि विलेय का विलयन में, सॉरी विलयन किसी द्रव विलायक में बनाया जाता है। मान लीजिए हमने विलेय लिया, द्रव अवस्था में है, और विलयन भी, विलायक भी क्या है, द्रव है, दोनों करके एक विलयन बनाया जाता है। तो कह रहा है कि दो, तो विलयन में दोनों अवयव वाष्पशील होते हैं, दोनों क्या होते हैं, वाष्पित होते हैं। जैसे मान लीजिए हमने क्या लिया, एक जल लिया H2 और दूसरा अल्कोहल लिया, दोनों क्या है बेटे, दोनों द्रव अवस्था में है ना। तो दोनों ही क्या होंगे, वाष्पशील होंगे। वाष्पशील का मतलब वाष्प बनाएंगे, जब गर्म करेंगे चाहे वैसे भी दोनों क्या है, वाष्पित होते हैं, वाष्प बनाते हैं, है ना। तो अतः क्या होगा, अतः विलयन के वाष्प दाब में दोनों अवयवों का वाष्प दाब का योगदान रहेगा। तो जो ये वाष्प दाब बनेगा तो दोनों का योगदान, मान लीजिए थोड़ा एक ऐसा समझ लेते हैं कि मान लीजिए आपने एक लिया चीनी और एक लिया पानी, ठीक है, और इन दोनों को मिला दिया। मिलाने के बाद फिर इसको गर्म किया, गर्म करने से ये वाष्प दाब होगा। तो वाष्प दाब हम किसका देखेंगे, इसमें, इसमें किसका वाष्प दाब काम करेगा बेटा, योगदान किसका होगा, यहाँ पर वाष्प दाब में किसका योगदान होगा, चीनी का या पानी का या दोनों का, दोनों का। दोनों का होगा। चलो यहाँ पर नहीं सर, थोड़ा, पानी का। पानी का, ठीक पानी है। का चीनी ऊपर रह जाएगी। हाँ हाँ। और यहाँ देखो दूसरे वाले में देखो हमने एक लिया, समझना है केवल, कोई बात नहीं, गलत सही तो कोई दिक्कत नहीं, है ना। यहाँ पर देखो हमने यहाँ पर लिया H2O पानी और दूसरा लिया अल्कोहल CH3 CH2OH। अब हमने दोनों को यहाँ पर, योगदान किसका होगा, पानी का होगा या अल्कोहल का होगा, अभी दोनों का होगा। अभी दोनों का होगा। यहाँ दोनों का क्यों नहीं हुआ, चीनी और पानी, यहाँ क्यों नहीं होगा दोनों, क्योंकि चीनी कठोर पदार्थ है। कठोर पदार्थ है, तो कठोर पदार्थ होने से क्या होगा, देखो ये समझने की बात है ना। क्योंकि चीनी और पानी को जब हम मिलाते हैं तो चीनी वाष्पित नहीं होती, वाष्प नहीं बनाती चीनी, चीनी क्या नहीं होगी, वाष्प नहीं बनाएगी, इसलिए इसका योगदान नहीं होगा। लेकिन यहाँ पानी और अल्कोहल दोनों क्या होते हैं, वाष्पित होते हैं, दोनों वायु बनाते हैं ना, वाष्प बनाते हैं। क्योंकि पानी को गर्म करेंगे वो भी वाष्प बनाएगा, है ना। अल्कोहल को भी जब हम गर्म करेंगे या गर्म नहीं करेंगे वैसे भी वाष्प बना देता है, वैसे भाप के रूप में आ जाता है, वाष्प के रूप में आ जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, पानी तो वाष्पित हो जाता है लेकिन ये चीनी नहीं होती वाष्प, ये वाष्प नहीं बनाती, है ना, वाष्प नहीं बनाती। जैसे अल्कोहल को खुला छोड़ोगे तो कुछ दिनों बाद या धूप लगे या कुछ लगे तो वो वाष्पित होकर के वाष्प बन जाएगा। लेकिन चीनी को हम खुला छोड़ेंगे तो वाष्प नहीं बनाएगा, इसलिए इसका योगदान नहीं होता है चीनी का। ये बात क्लियर हो बेटा, इतनी बात समझ में आई, क्योंकि बहुत छोटी छोटी चीजें हैं और यहाँ पर बहुत काम की होने वाली, है ना। तो द्रव्य विलयनों में हमें ये समझना होगा कि जो द्रव्य विलयन है वो दोनों द्रव है, दोनों क्या है, द्रव है।
और दोनों ही क्या करते हैं, वाष्प बनाते हैं। इतनी बात सबको समझ में आ रही है पहली बात? मेरी बात समझ आई? मान लीजिए हमने क्या किया, CH3 CH2 OH लिया, ये अल्कोहल है, द्रव है, ठीक है ना। दूसरा हमने H2O लिया, पानी लिया, ये भी द्रव है। ये दोनों क्या होते हैं, जब गर्म करेंगे तो इन दोनों का वाष्प बनाने में योगदान होगा। देखो, इन दोनों का। लेकिन जो दूसरा विलयन मैंने बताया, उसमें नहीं होता दोनों का योगदान, है ना। दूसरा उस क्या करता है, ठोस द्रव विलयन था, ठोस द्रव विलयन। लेकिन यहाँ पर क्या है, द्रव द्रव विलयन है। तो ये कहता है कि देखो, अतः विलयन के वाष्प दाब में दोनों अवयवों का के वाष्प दाब का योगदान है, इन दोनों अवयवों का। उसमें नहीं होता दोनों का, इनमें दोनों का होगा, ठीक है ना। उसमें मतलब यहाँ पर हमने चीनी और पानी लिया, तो इसमें जो है चीनी का वाष्प दाब नहीं बन पाएगा, इसलिए इस दोनों का योगदान नहीं, केवल पानी का योगदान रहेगा। लेकिन इस वाले विलयन में अभी हम पढ़ रहे हैं ये वाला विलयन, ठीक है ना। जो किसी बच्चे ने बताया था ना कि दोनों का भाव, तो उनको ध्यान था कि हम इसी को पढ़ रहे हैं, तो स्वाभाविक उन्होंने बताना ठीक था, ठीक है। लेकिन हमने क्या कर दिया, इसमें चीनी ले लिया, तो चीनी वाष्पित नहीं होती है ना। तो अब देखो यहाँ पर क्या है बेटा, जैसे हम कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि माना, अब इसी को देखते हैं क्योंकि दोनों का योगदान है, इसका भी और इसका भी, ठीक है। माना कि विलयन में दो वाष्पशील अवयव ए और बी ले लिया उसने। ए और बी हमने तो अल्कोहल और वाटर लिया है ना। तो यहाँ पर मान लो एक ए था और एक बी ले लिया। मान लीजिए ए हमने अल्कोहल लिया और बी हमने, इनको माना कि एक ए है एक बी है ना, उपस्थित है। इन दोनों, इन अवयवों के आंशिक वाष्प दाब मान लीजिए इस ए का जो वाष्प आंशिक वाष्प दाब है पी ए है, ठीक है ना, और इसका है पी बी, है ना। तो अब विलयन का देखो, इसका आंशिक वाष्प दाब पी ए है और इसका पी बी है। तो अब विलयन का वाष्प दाब क्या होगा, विलयन का वाष्प दाब पी होता मान लीजिए। तो पी बराबर क्या होगा, पी बराबर यदि हम निकालेंगे, तो यदि इस विलयन, अब दोनों को मिला दिया ना हमने एक साथ, मिलाने के बाद इन दोनों का वाष्प दाब क्या होगा, एक साथ होगा। तो हम कहेंगे पी ए का जितना वाष्प दाब था प्लस पी बी का जो वाष्प दाब होगा, वो पी के बराबर विलयन का वाष्प दाब होगा। किसके बराबर होगा, पी बी के बराबर, दोनों द्रव्य अवस्था में बेटा, तब ये दोनों आ जाएंगे। लेकिन जैसे हम चीनी कह रहे थे ना, चीनी वाला, अब देखो चीनी की कंडीशन में क्या है, चीनी और हमने पानी लिया, ठीक है। अब मान लीजिए हमने कहा यहाँ पर वाष्प दाब निकालते हैं, इस विलयन का बना तो विलयन ए भी, लेकिन इस विलयन का वाष्प दाब निकालेंगे, तो P बराबर क्या होगा, मान लीजिए ये पी ए है और पी बी है, होना तो चाहिए था पी ए प्लस पी बी होना चाहिए था, वाष्प दाब निकाल, है ना। लेकिन क्योंकि पी ए क्या नहीं होता है, इसका योगदान नहीं होता है, इसलिए क्या होगा, पी बराबर क्या होगा, पी बी होगा। किसकी दशा में, जब एक ठोस पदार्थ होगा, जो अवाष्पशील पदार्थ होगा। दोनों को साथ लेके चल रहे हैं, आगे काम आएगा आप लोगों को, है ना। यहाँ पर क्लियर करना जरूरी है इस प्रकार के दावा। तो यहाँ पर हम वाष्प दाब गैस निकालेंगे बेटा, P बराबर क्या आएगा, पी ए प्लस पी बी। इतनी बात समझ में आई। यह है द्रव द्रव विलयनों का वाष्प दाब, जिसमें क्या है, दोनों द्रव्य अवस्था में है, ठीक है ना। तो वाष्प दाब कैसे निकालेंगे हम, इसके विलयन में जो दोनों पदार्थ होंगे, उन दोनों का आंशिक वाष्प दाब को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, वाष्प दाब आएगा। इतनी बात क्लियर हो गई बेटा, सबको समझ में आ गया कि विलयन जो है, उस विलयन में हमें वाष्प दाब निकालना होगा, तो कैसे निकाला जाएगा। तो ये हमारा आधा काम हो गया, ठीक है ना। तो ये था वाष्पशील। अब इसमें फिर राउल्ट का नियम आता है। देखो राउल्ट क्या करता है, अब राउल्ट स्पष्ट कर देता दोनों को। किसको, जो हमने एक प्रकार का बताया कि आपको दोनों द्रव्य दोनों द्रव है, और एक वाष्पशील पदार्थ है, एक अवाष्पशील पदार्थ है ना। तो राउल्ट का नियम देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट नियम है बेटा राउल्ट। पहले कह रहा है वाष्पशील विलेय युक्त युक्त विलयन के लिए, इसने कहा कि वाष्पशील विलेय, जैसे हमने कहा पानी और इसके साथ क्या मिलाया था हमने, अल्कोहल, अल्कोहल, ठीक है। पानी क्या था यहाँ पर, ये था विलायक, ज्यादा मात्रा में, और अल्कोहल क्या था, विलेय था।
दोनों कैसे हैं बेटा? दोनों वाष्पशील है, वाष्पशील है, दोनों वाष्पित होने वाले हैं, है ना? तो वाष्पशील विलेय कह रहा है, वाष्पशील विलेय ये है। देखो ये वाष्पशील विलेय, इसके लिए राउट का नियम हम पढ़ रहे हैं। राउट का नियम किसके लिए पढ़ रहे हैं? जब ए क्या होगा, वाष्पशील विलेय होगा, है ना? तो ये क्या कहता है, इस वाष्पशील विलेय के लिए, क्योंकि वाष्पित हो रहा है ना विलेय, है ना? अच्छा, कुछ बच्चों को मैं पूछ रहा हूँ बेटा, अल्कोहल कैसा विलेय है? कैसा बेटा? प्राची और एक दो बच्चों को छोड़ करके और बच्चे बताएंगे अल्कोहल कैसे विलेय है बेटा? वाष्पशील है या सर अवाष्पशील है? कैसे? हाँ, वाष्पशील। वाष्पशील सुमित भी बता रहे, और बच्चे बताओ बेटा कैसे? वाष्पशील। नितिन पता है? नितिन, नितिन भी है, कैलाश भी है, आप लोगों को वाष्पशील है सर। वाष्पशील। और इसमें आ, अंशिका रावत बताएगी। बता बेटा अंशिका। पुनीत, सोनाली नाथ बताएगी बेटा, सोनाली। सर वाष्पशील है। और सोनाली, सर वाष्पशील। सुजल, पुनीत, ये बताया था? कैलाश है, कैलाश, कैलाश बताए। यस सर। हाँ, कैलाश बता दो बेटा। हाँ, पुनीत है, कैलाश है। गौतम, वाष्पशील है सर। अंशिका, सर वाष्पशील। अ, अंशिका, केवल सिंपल अंशिका है फर्स्ट। मैं चेक कर रहा था कौन कौन सो रहा है ना, क्योंकि अंशिका रावत ने नहीं बताया, बाकी सबने बता दिया। ठीक है? तो ये ध्यान भी रखना बेटा, है ना? अंशिका रावत बता तो बेटा एक बार। सर वाष्पशील। हाँ, तो बोलना है ना? इससे पता लगता है कि सोया हुआ व्यक्ति है या नहीं। चलो ठीक है, सब जगह हुए। तो अब देखो बेटे, यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि हमने राउट का नियम, तो राउट का नियम दो चीजों के लिए कहता है। पहले होता है वाष्पशील विलेय युक्त के लिए, और दूसरा होता है अवाष्पशील के लिए। तो पहले हम पढ़ रहे हैं वाष्पशील विलेय के लिए, है ना? राउट का नियम देखो, एक निश्चित ताप पर क्या होगा, एक निश्चित ताप पर विलयन में उपस्थित किसी वाष्पशील अवयव का आंशिक जो वाष्प दाब होगा, उस अवयव की मूल प्रभाज के समानुपाती होता है। ठीक है ना? उसके मूल प्रभाज के समानुपाती होता है। यहाँ पे ये ध्यान रखना है। माना एक निश्चित ताप होगा, राउट का नियम है किसके लिए? वाष्पशील विलेय युक्त विलयन के लिए। ठीक है ना? इस वाले के लिए जिसमें दोनों क्या है, वाष्पशील है। तो उसके लिए क्या कहता है कि एक निश्चित ताप है, ताप हमने क्या कर दिया, निश्चित कर दिया, जैसे 20 डिग्री सेल्सियस ले लिया हमने, है ना? तो ये कहता है कि विलयन में जो उपस्थित वाष्पशील अवयव होंगे, उनका जो वाष्प दाब होगा, उस अवयव के मूल अंश के समानुपाती होता है। तो वाष्प दाब कैसे निकालेंगे? उस के मूल अंश के समानुपाती होगा। कैसे? देखो इसमें क्या होगा कि जैसे मान लीजिए हमने कहा कि पी हमारे पास है, पी हमारे पास है, तो पी ए मान लीजिए, हमने पी ए इसको माना हुआ, किसको माना हुआ? पानी को। तो पी H2O लिख सकते हैं बेटा। इसका जो वाष्प दाब होगा, आंशिक वाष्प दाब होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, यहाँ पर जो x होगा, x H2O के, देखो किसके, ये किसके, देखो यहाँ पर किसी एक निश्चित ताप पर विलयन के में उपस्थित किसी वाष्पशील अवयव का जो आंशिक वाष्प दाब होगा, उस अवयव के मूल अंश के समानुपाती होगा। तो देखो हमने क्या कहा, मान लीजिए हम PH2O का आंशिक वाष्प दाब निकालना चाह रहे हैं,
तो ये किसके बराबर होगा? इसी जो ये वाला अवयव है हमारे पास H2O के मोल अंश के समानुपाती होगा। उस अवयव के मोल अंश के समानुपाती होगा। यानी कि P इज डायरेक्टली P या PH2O इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XH2O। और जैसे माना हम किसका निकाल रहे होंगे, P किसका निकाल रहे होंगे? अल्कोहल का। मान लीजिए हमने कहा एथेनॉल है हमारे पास CH3CH2OH है। इसका आंशिक वाष्प दाब निकालेंगे तो किसके बराबर होना चाहिए? किसके बराबर होगा बेटा? X किसके बराबर होगा? उसी अवयव की मोल अंश के बराबर होगा, अल्कोहल के बराबर। यदि हम Pa इसको मानते हैं, H2O को क्या मानते हैं? Pa। तो Pa इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होगा? किसका होना चाहिए? किसका होगा बेटा? बताओ किसका होना चाहिए? P x A के बराबर होगा। सॉरी, Pa यदि होगा तो x A के बराबर। और Pb निकालना चाह रहे होंगे तो Pb किसके प्रोपोर्शनल होगा? XB के बराबर होगा। इस प्रकार से इसका आंशिक वाष्प दाब होता है। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं कैसे वाला। जो फॉर्मूला के लिए हमें मालूम है कि P बराबर, अभी हमने पढ़ा कि P बराबर क्या होता है? हमेशा Pa प्लस Pb होता है। सॉरी, Pb। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा अभी। आंशिक वाष्प दाब, क्योंकि दोनों वाष्पशील है तो ये दोनों इनके बराबर हो। लेकिन राउल्ट का नियम क्या कह रहा है? राउल्ट का नियम कह रहा है कि जैसे यदि हम P निकाल रहे हैं और P किसके लिए निकाल रहे हैं? यदि A के लिए निकाल रहे हैं तो ये किसके प्रोपोर्शनल होगा? P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X A के बराबर होगा। और यदि हम इसको हटाएंगे यहां पर तो यहां पर आएगा P A इज इक्वल टू P A नोट X A। ये क्या है बेटा? P A नोट क्या है? शुद्ध अवस्था में, शुद्ध अवस्था में नहीं, शुद्ध अवस्था का मतलब समझ रहे हो? जब हम क्या करें, मान लीजिए दो पदार्थ हमारे पास, इसको समझना जरूरी है बेटा, नहीं तो गड़बड़ियां होती रहती है ना। मान लीजिए हमने लिया, एक लिया H2O और एक लिया अल्कोहल। दो चीजें हमने ली है ना। तो जब हम क्या कर रहे हो, केवल पानी को गर्म कर रहे हो, जब क्या कर रहे होंगे, केवल पानी को गर्म कर रहे होंगे, मिलाया नहीं, अभी विलयन नहीं बनाया हमने, मिलाया नहीं है ना, अलग अलग हमने पानी लिया और इस पानी को हमने गर्म किया। ठीक है ना, इस पानी को गर्म किया तो इसके लिए क्या आएगा? PH2O नोट आएगा। यहाँ पर शुद्ध अवस्था में पानी का आंशिक वाष्प दाब। तब हम केवल पानी को गर्म कर रहे हैं, उस समय हमने देखा अच्छा इसका वाष्प दाब ये है। लेकिन जब हम विलयन के रूप में ले रहे हैं, विलयन में क्या होता है बेटा? दोनों मिले हुए रहते हैं, अल्कोहल भी है पानी भी, दोनों। तो तब क्या आएगा? पी आएगा, Pa आएगा। ये विलयन में है। जब विलयन की अवस्था में होगा तो उसका आंशिक वाष्प दाब होगा होगा H2O का, लेकिन उसमें क्या होगा? Pa होगा। तब मिला हुआ नहीं है, इसका Pa का अलग देखेंगे हम, है ना। लेकिन जब शुद्ध अवस्था में, जब केवल इसके साथ कुछ नहीं मिला हुआ, तब हम इसका आंशिक वाष्प दाब ये देख लेंगे। तो हमें समझना चाहिए किस प्रकार से आएगा, जब हमें अलग से लेना होगा। तो यहां हमने क्या कहा कि Pa इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या कहा हमने? XA। ये राउल्ट का नियम कह रहा है कि जो वो अवयव होगा उसके मूल अंश के समानुपाती होगा। तो Pa बराबर क्या होगा हमारे पास? Pa बराबर हो जाएगा Pa नोट, शुद्ध अवस्था में जल का, जल या जो भी है यहाँ पर A जो पदार्थ होगा, और XA का गुणा हो जाएगा। अब यदि हम Pb निकालेंगे, देखो Pb इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? XB होगा, है ना। तो Pb बराबर क्या होना चाहिए? Pb बराबर हमारे पास आएगा Pb नोट, शुद्ध अवस्था में इसका B की वास्तव और इंटू XB। अब ये दोनों चीजें हमने अलग अलग निकाल दी। अब हमने क्या किया था कि P बराबर क्या निकाला था हमने? विलयन का वाष्प आपने क्या निकाला था कि Pa प्लस Pb, ऐसे तो निकाला। अब इन मान को देखो, Pb का मान तो ये आ गया और Pa का मान क्या आ गया? ये वाला आ गया। तो इन वैल्यू को हम यहां रख लेंगे। इन वैल्यू को हम क्या करेंगे? यहां पर रखेंगे। तो Pa बराबर क्या आ जाएगा? Pa नोट XA और प्लस क्या आ जाएगा? Pb नोट। देखो यहां पर क्या आएगा? Pb नोट और XB, है ना। ये बराबर आ गया किसका? विलयन का वास्तव। यहां पर एक नियम और लगता है बेटा, हमें से ध्यान रखना
कि जो मोल अंश होता है, किसी विलयन का मोल अंश होता है, किसी भी विलयन का, तो एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू हमेशा 1 होता है। ये याद रखना। क्या करना, यदि हम क्या करेंगे, एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1, तो हम यहाँ पर देखेंगे एक्स बी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए। यदि हम एक्स बी इज इक्वल टू निकालेंगे तो 1 माइनस एक्स ए हो सकता है, इस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से यदि एक्स बी निकालेंगे तो एक्स ए यहाँ आ जाएगा, और इस वैल्यू को हम यहाँ रख सकते हैं। ठीक है ना? तो इस वैल्यू को भी रख सकते हैं, या हम क्या निकाल सकते हैं, देखो एक्स ए इज इक्वल टू क्या आएगा, एक्स ए इज इक्वल टू यदि हम निकालते हैं तो क्या आना चाहिए, यहाँ पर आएगा 1 माइनस एक्स बी, ये वैल्यू भी आ सकती है। तो जिसका हमें निकालना होगा उस हिसाब से हम वैल्यू यहाँ रख लेंगे। चलो माना, चलो एक्स ए वाले निकालते हैं ना, तो यहाँ पर क्या आएगा, पी ए नोट, और यहाँ आएगा 1 माइनस एक्स बी, ये हो गया। और दूसरा हमारे पास क्या दे रखा है, प्लस हमने क्या किया, पी बी नोट एक्स बी, ठीक है ना, ये बराबर हो गया। तो इस वैल्यू में देखो, इसका यदि हम अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर आएगा पी ए नोट माइनस पी ए नोट एक्स बी, ठीक है ना, और फिर प्लस में आ जाएगा। देखो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ आएगा पी ए नोट माइनस पी ए नोट और एक्स बी, और प्लस का चिन्ह आएगा फिर पी बी नोट एक्स बी। अब हमें क्या निकालना है इस पर डिपेंड करता है ना। तो यहाँ देखो, इसमें हम क्या कर सकते हैं, देखो एक्स बी कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा, यदि हम इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो क्या आएगा, पी ए नोट बाहर हो गया, माइनस हमने एक्स बी का बाहर ले लिया, तो यहाँ क्या आएगा, पी ए नोट प्लस पी बी नोट, ऐसे करके आ सकता है ना। तो हमें तो एक्स बी यदि चाहिए होगा तो हम एक्स बी निकाल लेंगे, है ना, इनकी वैल्यू को रख लेंगे, तो यहाँ पर आएगा पी के बराबर। ठीक है, तो हमें तो चाहिए क्या, एक्स बी यदि चाहिए तो एक्स बी निकाल सकते हैं। इस प्रकार से हम क्या निकाल सकते हैं, विलेय की मात्रा निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आगे इस फॉर्मूले को देखेंगे, क्या आना चाहिए, इस पूरे को हम इधर ही ले सकते हैं, या बटे में आ सकता है, कैसे, जैसे p बराबर क्या आएगा, यहाँ पर ये थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा बेटा, p, यहाँ पर क्या है, हमारे पास p है, तो p को हम, देखो इस पूरे को हम इधर माइनस में ले सकते हैं, है ना, p, ये इधर पूरा माइनस है, उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा प्लस, इस p को हम इधर ले रहे हैं, ये वाला, है ना, इस p को हम इधर ले लेंगे और इसको इधर ले लेंगे, तो यहाँ क्या आएगा, एक्स बी, एक्स बी तो पी ए नोट प्लस पी बी नोट आ जाएगा, है ना, और इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, ये देखो, अब ये जब इधर प्लस में आ गया तो इधर जाकर के यहाँ आएगा पी ए नोट माइनस पी, सॉरी पी, ये आएगा। और बटे में क्या हो सकता है, देखो हमें तो एक्स बी चाहिए, एक्स बी इज इक्वल टू क्या होगा, ये आएगा पी ए नोट माइनस पी अपॉन क्या आएगा, पी ए प्लस पी बी, पी ए नोट प्लस पी बी नोट, और ये क्या है, ये बिलियन है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, पी ए नोट माइनस पी, और इस बिलियन को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आएगा हमारे पास, इन दोनों को मिला करके पी ए प्लस पी बी, ये बिलियन हुआ ना, तो शुद्ध अवस्था में इन दोनों का कर सकते हैं पी, इसको हम लिख सकते हैं पी नोट, या पी लिख सकते हैं केवल, क्योंकि ये बिलियन का है ना। इस प्रकार से हमारा एक बन जाएगा एक्स पी इज इक्वल टू इतनी वैल्यू आएगी। तो ये हो सकता है बेटा, ये किसके लिए निकला हमने, राउंड का, एक बार फिर कल मैं बताऊंगा, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है मुझे एक बीच में, ठीक है, एक्स भी निकालना है या एक्स है ना, तो ये विलेय, क्योंकि हम विलेय का निकाल रहे हैं, विलेय के मूलांश, तो इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ा हो सकता है आपकी बुक में दूसरे ढंग से दिया हुआ हो, है ना, इसको मैं कल एक बार फिर रिपीट करूँ, तो ये हो गया बेटा। ठीक है ना?